बहुतों के लिए जिंदगी अपने ही शरीर से जंग जैसी लगती है। जिद्दी मुहासे जिन पर क्रीम भी असर ना करे। इतने अनियमित पीरियड्स कि कोई भी प्लान बनाना लॉटरी जैसा हो जाए। आम कहानी सीधा उंगली अंडाशयों पर उठाती है। पर क्या हो अगर बड़ी दिक्कत की शुरुआत वहीं से होती ही ना हो सकता है आपके अंडाशय तो बस मेटाबॉलिज्म के इशारों का जवाब दे रहे हों, खासकर इंसुलिन के उछालों का। उस इंसुलिन संकेत को काबू में लाने से हार्मोनल शोर धीमा पड़ता है और पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वाले कई लोगों में यही सुकून ओव्यूलेशन को फिर से अपनी लय पकड़ाने के लिए काफी होता है। सीधी बात, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में कई बार ऊंची इंसुलिन एंड्रोजन बनना बढ़ा देती है। जब आप कार्बोहाइड्रेट का बोझ घटाते हैं और ब्लड शुगर के तेज उछाल थामते हैं तो इंसुलिन नीचे आती है। अक्सर एंड्रोजन भी साथ घटते हैं। जब ये एंड्रोजन वाला शोर कम होता है तो अंडाशय एक फॉलिकल चुनकर उसे परिपक्व करने का बेहतर मौका पाते हैं और ओव्यूलेशन अधिक नियमित हो सकता है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि लंबे टप टप बदलते चक्र महज असुविधा नहीं, गहरी थकान और अपने शरीर से बेताल होने का एहसास दे सकते हैं। ये सोच फोकस बदलती है, बताती है कि असरदार लीवर सिर्फ विशेषज्ञ की क्लिनिक में नहीं, रोजमर्रा के मेटाबॉलिज्म में भी है। मतलब आप इसे अपनी दिनचर्या में छोटे, सुरक्षित और नतीजा दिखाने वाले कदमों से आजमा सकते हैं। जरा मैकेनिज्म खोलें। मानिए आपकी कोशिकाओं पर दरवाजे हैं और इंसुलिन उनकी चाबी है जो खाने की ग्लूकोज को अंदर जाने देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ताले जमे जमे से हो जाते हैं, चाबी आसानी से नहीं घूमती। तो अग्न्याशय वही काम कराने के लिए बहुत सारी अतिरिक्त चाबियां यानी ज्यादा इंसुलिन बनाता है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में ये बेहद आम है। अध्ययनों में लगभग आधे से ज्यादा और कई बार 2/3 तक लोगों में इसका कुछ न कुछ स्तर दिखता है। और एक अहम बात जो अक्सर छूट जाती है, ये बिना बड़े वजन बढ़ाव के भी हो सकता है। जो लोग दुबले पतले दिखते हैं उनमें भी ये अंदरूनी इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये भीतर का मेटाबॉलिक हाल है, बाहर से हमेशा दिखता नहीं। इसी से समझ आता है कि खाने की गुणवत्ता और ग्लाइसेमिक लोड क्यों जरूरी हैं, सिर्फ वजन घटाने से अलग भी। ये अतिरिक्त इंसुलिन सिर्फ कोशिकाओं के दरवाजे नहीं खटखटाती, खून में घूमकर दो खास बातें करती है। पहली, ये सीधे अंडाशयों से बात करती है और वहां की विशेष कोशिकाओं को ज्यादा एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन बनाने को उकसाती है। दूसरी, ये जिगर से बात करती है। जिगर एक अहम प्रोटीन बनाता है जिसे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन कहा जाता है। इसे हार्मोन की टैक्सी समझिए। ये टेस्टोस्टेरोन को बांधकर यानी निष्क्रिय रखती है। ऊंची इंसुलिन जिगर को ये टैक्सी सेवा घटाने को कहती है। टैक्सी कम हुई तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन खुला घूमता है और वही सबसे सक्रिय होता है। तो दोहरी चोट हो जाती है। अंडाशय ज्यादा एंड्रोजन बना रहे हैं और जिगर वो प्रोटीन कम बना रहा है जो उन्हें बांधकर शांत रखे। ये हार्मोनल शोर उस नाजुक प्रक्रिया में सीधा दखल देता है जिसमें अंडा बनता और निकलता है। अंडाशय के छोटे छोटे फॉलिकल बीच रास्ते रुक जाते हैं, ठीक से परिपक्व नहीं होते। इसलिए ओव्यूलेशन टलता जाता है, कभी कभी होता ही नहीं। यही वजह है कि चक्र 30 से 45, 60 या उससे भी लंबे हो सकते हैं। ओव्यूलेशन का संकेत एंड्रोजन के शोर में दब जाता है। अब अमल की चाबी। बात सिर्फ कार्ब खाना बनाम बिल्कुल न खाना नहीं है। बात है ग्लाइसेमिक लोड, यानी कितनी तेजी और कितनी मात्रा में ग्लूकोज एक साथ खून में पहुंचती है। यही तय करता है कि इंसुलिन कितनी ऊंचाई तक उछले। अकेले मैदा वाला नाश्ता या मीठा पेय ऐसे है जैसे सिंक में एकदम से बाल्टी उड़ेल दी जाए, जल स्तर झट से ऊपर और इंसुलिन को भागना पड़े। पर जब इन्हीं कार्ब्स के साथ प्रोटीन,
अच्छे फैट और फाइबर जुड़ते हैं तो बहाव धीमा पड़ता है, उछाल छोटा होता है, इंसुलिन ज्यादा स्थिर रह सकती है। जब लोग इसे जिंदगी में उतारते हैं तो शोध क्या देखते हैं? जब रोज की कैलोरी में कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा घटाकर और खाने का पैटर्न कम ग्लाइसेमिक रखा जाता है, अक्सर कुल ऊर्जा का लगभग एक तिहाई से लगभग आधा तक कार्ब, तो नतीजे हाथ लगते हैं। 2 से 6 महीनों में फास्टिंग इंसुलिन कुछ इकाइयों तक गिरती दिखती है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अक्सर करीब 10 से 30% तक बढ़ती है। नतीजतन सक्रिय टेस्टोस्टेरोन का सूचकांक नीचे आता है। कई अध्ययनों में कुछ ही महीनों में स्वाभाविक ओव्यूलेशन की दर बढ़ती दिखी। इसे अपनी मिट्टी की कहानी से समझें। मान लीजिए 29 साल की एक महिला जिसके पीरियड्स 45 से 70 दिन के बीच भटकते हैं। रोजमर्रा की रफ्तार में उसकी सुबह मीठी चाय और पेस्ट्री से, दोपहर सफेद ब्रेड वाला सैंडविच और शाम को मीठा पेय से कटती थी। थक कर वो पाबंदियां नहीं, संरचना की कोशिश करती है। कार्ब मध्यम रखकर कम ग्लाइसेमिक पैटर्न अपनाती है। कुल कैलोरी लगभग उतनी ही रखती है, पर अब नाश्ते में अंडे के साथ भुनी सब्जियां और थोड़ा पनीर, दोपहर को बड़ा सलाद जिसमें ग्रिल्ड चिकन और काबुली चना। वो खाने के बाद दिन में 2 बार 20 मिनट की तेज चाल जोड़ देती है। 8 हफ्तों में अदृश्य बदलाव रिपोर्ट में दिखते हैं। फास्टिंग इंसुलिन 18 से गिरकर 11 पर, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन 24 से बढ़कर 34, फिर दिखने लायक बदलाव। तीसरे महीने तक चक्र करीबी 35 दिन पर टिकता है। घर की ओव्यूलेशन स्ट्रिप पर स्पष्ट उछाल दिखता है। बाद में खून की जांच पक्की करती है कि ओव्यूलेशन हुआ। वजन में बस करीब 3% का फर्क। ये संकेत कि असर ज्यादातर इंसुलिन और एंड्रोजन के शोर को कम करने से आया, न कि मात्र वजन घटने से। और ये इंसुलिन वाला लीवर सिर्फ प्लेट से नहीं चलता। दो और ताकतवर औजार इसी रास्ते पर काम करते हैं। पहला, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जब आप वजन उठाते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, तो मांसपेशियां खून से ग्लूकोज सीधे अंदर खींच लेती हैं, कम इंसुलिन में, जैसे ग्लूकोज के लिए एक साइड डोर खुल गया हो। दूसरा औजार है नींद। सिर्फ 1 हफ्ते की कम नींद भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बिगाड़ सकती है। 7 से 9 घंटे की गुणकारी नींद पूरे सिस्टम को सलीके से चलने में मदद करती है। ये मामूली जुगाड़ नहीं, बल्कि बुनियादी खंभे हैं जो खाने के साथ मिलकर इंसुलिन को संभालते हैं। तो किसे इसका सबसे ज्यादा फायदा दिखता है? जिनका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मुख्यतः इंसुलिन से संचालित पैटर्न वाला हो। इसे फास्टिंग इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस के होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट जैसे रक्त परीक्षणों से पुष्ट किया जा सकता है। याद रखिए, इसमें कई दुबले लोग भी आते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में वही जमे हुए ताले वाली कहानी झलकती है, तो इंसुलिन पर काम करना आपके लिए असरदार रणनीति बन सकता है। ये भी उतना ही जरूरी है कि किसे सिर्फ इससे खास फर्क न दिखे। अगर अनियमित चक्र के पीछे दूसरी वजहें हैं, जैसे थायराइड गड़बड़ी, ऊंचा प्रोलैक्टिन या लगातार तनाव और कम खाने से हाइपोथैलेमिक कारण, तो सिर्फ कार्ब में फेरबदल जड़ समस्या नहीं सुलझाएगा। पूरी मेडिकल जांच पहला सही कदम है। और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के भीतर भी जैविकी व्यक्तिगत होती है। कोई बहुत अच्छा जवाब देता है, कोई उसी प्लान पर मामूली बदलता है। जिंदगी उलट पुलट किए बिना इसे कैसे परखें? एक ठोस ट्रायल दें। 8 से 12 हफ्ते अक्सर इतने होते हैं कि इंसुलिन और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जैसे मार्करों में शुरुआती झलक मिल जाए। चक्र का बदलाव 1-2 महीने पीछे आ सकता है, इसलिए सब्र रखिए। आसान अदला बदली पर टिकें। मीठे पेय और बेहद रिफाइंड स्टार्च कम, साबुत अनाज, दालें और बिना स्टार्च वाली सब्जियां ज्यादा। एक आसान नियम, खाने की शुरुआत प्रोटीन और फाइबर से करें ताकि बाद में आने वाले कार्ब का ग्लूकोज उछाल थम सके। ट्रायल के दौरान ठोस संकेतक दर्ज करें। कैलेंडर पर अपने चक्र की लंबाई नोट करें।
घर पर मिलने वाली किट से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के उछाल को देख सकते हैं। अगर किसी चिकित्सक के साथ काम कर रहे हैं तो फास्टिंग इंसुलिन और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन दोबारा जांचें। सीधा फीडबैक मिलता है। मध्य ल्यूटियल चरण में प्रोजेस्टेरोन की जांच ये पक्का करने का स्वर्ण मानक है कि सच में ओव्यूलेशन हुआ या नहीं। असली डाटा रोज के उतार चढ़ाव के शोर में से संकेत साफ कर देता है। कुछ आखिरी बातें। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक स्पेक्ट्रम है। हर किसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता। कई शोधों में खाना, हरकत और वजन सब साथ बदले जाते हैं। इसलिए किसी एक लीवर का असर अलग से नापना मुश्किल होता है। और याद रहे, कार्बोहाइड्रेट दुश्मन नहीं। फाइबर से भरपूर और कम प्रोसेस्ड स्रोत दीर्घकालिक सेहत के लिए जरूरी है। मकसद है बड़े उछाल कम करना और हल्की सौम्य लहरें बढ़ाना, डर या अति प्रतिबंध नहीं। अपने साथ यही नया नजरिया रखें। मेरे अंडाशय मेरे मेटाबॉलिज्म की सुनते हैं। वे इंसुलिन के संकेतों पर उतना ही जवाब देते हैं जितना प्रजनन हार्मोनों पर। इंसुलिन घटाना कोई जादुई इलाज नहीं, पर बहुतों में ये एंड्रोजन के शोर को इतना कम कर देता है कि ओव्यूलेशन का स्वाभाविक संकेत आखिरकार साफ साफ सुनाई देता है। अगर आपको ऐसे साफ अमल में आने वाले आइडिया अच्छे लगते हैं जो सेहत, काम और फैसलों को देखने का नजरिया बदलें, तो आप सही जगह हैं। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल पर और भी ऐसे एक एक ठोस कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिन्हें आप अपनी जिंदगी में परख सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं।